हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग सीटेट के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का अगला सेट लेकर आया हूं, जो ऑनलाइन पेपर 2021 में पूछा गया है। हम लोग अभी तक सीटेट की 4 क्लास देख चुके हैं। अब आप लोग को पता ही है कि एग्ज़ाम जो है 28 दिसंबर से चालू है, जो 25 जनवरी तक चलेंगे। तो आप लोग का यदि अभी एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप घबराइए मत। कुछ दिनों के बाद आपका एडमिट कार्ड शो होने लगेगा और अपनी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसको निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि जब आपने फार्म डाला है तो एडमिट कार्ड तो आएगा ही। अपनी जो तैयारी है उसमें कोई भी व्यवधान ना आए। चलिए हम लोग आज के सवालों पर आते हैं। आपको पता है रोज़ मैं आप लोगों के लिए एक गद्यांश और एक पद्यांश लेकर आता हूं, और 15 नंबर के जो हिंदी पेडागॉजी यानी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र आता है उसके क्वेश्चन लेकर आता हूं। चलिए हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए सवालों पर आते हैं। आज का गद्यांश क्या है, देखिए, पढ़िए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को पहचानिए। आप लोग को इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर उसके बाद उसको उत्तर देना है। मैंने आप लोग को बताया था कि जो है आप गद्यांश को, यदि आपके पास टाइम नहीं है या आप गद्यांश या पद्यांश का भाव नहीं समझ पा रहे तो आप इसमें घबराइए बिल्कुल भी नहीं। जो आपके क्वेश्चन होगा उसी में जो आपके ऑप्शन होंगे वो कहीं ना कहीं गद्यांश या पद्यांश में पुटअप किए होंगे। तो चलिए, लेकिन हम लोग गद्यांश को देख लेते हैं, गद्यांश का भाव समझ लेते हैं कि लेखक क्या कहना चाहता है। फिर उसके बाद हम उसके आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका पद्यांश को सॉल्व करेंगे। फिर आपके 15 नंबर की जो पेडागॉजी आती है उसके क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, गद्यांश है आपका, कोई पेड़ 1 वर्ष बाद ही मर जाता है। लेखक कहता है कि जो कोई पेड़ होता है हमारा 1 वर्ष बाद ही मर जाता है। वह पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है, यानी कि जो पेड़ मरने वाला था वह अपनी कोई संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है, यानी कि वह व्याकुल है, परेशान है। जैसे हम लोग देखते हैं मनुष्य वर्ग में आदमी संतान करता है जिससे आप अगली पीढ़ी चल सके, इसी प्रकार पेड़ भी होते हैं, वह अपनी संतान छोड़ जाने के लिए व्याकुल रहते हैं, क्योंकि उसे पता है कि मैं एक न एक समय में कट जाऊंगा, इसलिए वह उसके लिए संतान के लिए व्याकुल रहते हैं। बीज ही गाज वृक्ष की संतान है। जो उसके बीज होते हैं वो ही गाज वृक्ष, मतलब यहाँ पर गाज वृक्ष का मतलब होता है जो बीज होते हैं, बीज से ही हम पेड़ पौधे का निर्माण करते हैं। आप देखते हैं जब आप लोग कोई बीज डालते हैं तभी तो आपके पेड़ पौधे उगते हैं, कि बिना बीज डाले आपके पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो लेखक का वही भाव है कि बीज ही जो होते हैं गाज वृक्ष की संतान है, मतलब बीज के कारण ही पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा घर होता है। जो पेड़ होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि फूल की क्या होती है, कई सारी पंखुड़ियाँ होती है, उससे पूरा पेड़ जो होता है वो ढका होता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। जब किसी भी पेड़ में आप लोग देखेंगे, यदि पेड़ में कोई भी फूल पत्तियां नहीं तो पेड़ इतना अच्छा सुंदर नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब पेड़ में आप लोग को, यदि वो पेड़ में आप देखते हैं जब पेड़ में फूल पौधे पत्तियां आ जाती है तो वह सुंदर दिखलाई पड़ता है। उसके बाद लिखा है फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो। मतलब फूल की तरह और सुंदर चीज क्या हो सकती है, इसके बारे में आप सोचिए। गाछ वृक्ष तो मटमैली माटी से आहार, मतलब जो गाछ वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे जो है वो मटमैली माटी से आहार मतलब भोजन बनाते हैं। वह विषाक्त वायु से आंद्रक ग्रहण करते हैं, यानी कि विषाक्त वायु यहाँ पर, यानी कि उसने बात कही है कि जो हमारी विषैली गैसें होती हैं वो वायु में विषैली गैस होती हैं, वो पेड़ पौधे उसका क्या करते हैं, आंद्रक करते हैं, यानी कि उसको आंतरिक रूप से ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं, यानी कि इस
तरह की चीज़ें होती है, उसके बावजूद जो है आप देखते हैं कि पेड़ पौधे कितने सुंदर उसमें फूल खिलते हैं। कथा सुनी होगी पारस पत्थर की, आप एक पारस पत्थर होता है, आप लोगों ने उसकी कथा सुनी होगी, जिसके परस से, परस का मतलब होता है, परस मतलब होता है छूना या स्पर्श करना, जिसके परस से सोना जो होता है लोहा हो जाता है। एक हमारा जो पारस पत्थर होता है उसको हम यदि लोहे में टच करा देते हैं तो वह पारस पत्थर हमारा क्या हो जाता है, सोना बन जाता है। सोना जो होता है पारस से सोना लोहा बन जाता है। यानी कि जो हम पारस पत्थर होता है उसको हम किसी सोने में छुआ देते हैं, जो सोना गोल्ड होता है, तो वह पत्थर बन जाता है। ममता का परस पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। जो ममता का परस यानी कि जो ममता होती है या उसका प्रेम होता है, उसको स्पर्श पाते ही जो मिट्टी और अंगार के फूल बन जाते हैं। मिट्टी के द्वारा जो हमारे पेड़ पौधे के जो फूल होते हैं वह उसके ऊपर अंगार की तरह दिखने लगते हैं। खुशी के मौके पर हम प्रफुल्लित होकर अपने प्रियजनों को नियंत्रित करते हैं। जब ये हमारे पेड़ पौधे में जब हमारे फूल लग जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि हमारा पेड़ कितना सुंदर हो गया है। जिस प्रकार हम लोग की जब कोई खुशी का कोई घटना होती है तो हम लोग प्रफुल्लित होकर अपने प्रियजनों को या दोस्तों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे इस प्रिय आयोजन में आप लोग शरीक हो सके। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर गाछ वृक्ष भी, उसी प्रकार जब किसी भी पेड़ पौधे में जब फूल आ जाते हैं तो वे भी अपने बांधु बंधुओं को बुलाते हैं। जैसे जिस प्रकार मनुष्य जो होता है अपनी कोई भी खुशी प्राप्त कर लेता है तो अपने मित्रों को बुलाता है, उसी प्रकार जब पेड़ पौधे जो होते हैं फूलों की बहार पा जाते हैं तो वह अपने बंधु और बांधवों को बुलाते हैं। मधुमक्खी व तितली भी आती है। आप लोग को पता है कि पेड़ पौधों में मधुमक्खी व तितली भी आती है। पतंगे जो होती पक्षियों के डर से दिन में बाहर नहीं निकलती। जो पतंगे होती हैं वो पक्षियों की डर की वजह से दिन में वो कभी बाहर नहीं निकलती, नहीं तो पक्षी जो है पतंगों को खा जाएंगे। शाम होते ही उन्हें लाने के खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते। जैसी ही शाम होती है जो पेड़ पौधे के जो फूल होते हैं वो पतंगों को लाने के लिए अपने जो फूल की सुगंध होती है वह चारों तरफ क्या कर देती है, फैला देते हैं फूल जो होते हैं। देखिए यहाँ पर लेखक ने जो है पेड़ पौधे की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार पेड़ पौधे में फूल आते ही वो अपनी खुशी के इजहार करते हैं, जिस प्रकार हम लोग अपनी खुशी के इजहार करने के बाद जो है अपने मित्रों को बुलाकर एंजॉय करते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी जो है मधुमक्खी व तितली को बुलाते हैं। और पतंगे जो होती हैं पक्षियों यदि उनको खा ना ले तो इसलिए वह दिन में बाहर नहीं निकलती। और शाम होते ही जो हमारे फूल होते हैं वो चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। आई होप आप लोगों को गद्यांश समझ में आया होगा कि गद्यांश में किस किस की बात कही गई है। मैंने आप लोगों को कुछ शब्दों का अर्थ बताया है, जिसमें गाछ वृक्ष मतलब होता है पेड़ पौधे, परस मतलब होता है खुशी वो परस मतलब होता है स्पर्श या छूना, और जो विषाक्त होती है विषाक्त वायु से जो हमारे पेड़ पौधे ग्रसित हो जाते हैं उनमें प्रमुख होता है एक हमारा CO2 गैस। बहुत प्रमुख चीज़ें हमारी विषैली गैस होती है लेकिन उनमें से एक CO2 हमारा ज़्यादा विषाक्त होता है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है आपका, फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। गद्यांश में फूलों को सुंदर कहा गया है क्योंकि देखिए फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। देखिए आपने लिखा है कि फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो उसमें कहा गया है कि फूल की तरह सुंदर चीज और क्या हो सकती है। तो गद्यांश में फूलों को सुंदर कहा गया है क्यों। देखिए फूलों को सुंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फूल होते हैं वो किसी भी पेड़ की क्या बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वे पेड़ की सुंदरता प्रदान करते हैं, ना कि बीज को सुरक्षित रखते हैं। वे गाछ वृक्ष की संतानें हैं। देखिए इसमें आपका वे गाछ फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो गाछ वृक्ष तो मटमैली। आपने देखा कि
फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। आप इसके बाद इसमें जाएंगे तो आपका आंसर ये नहीं होगा कि गाछ वृक्ष की संतान है। फूल हमें सुंदर इसलिए दिखाई देता है कि फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ हमें सुंदर दिखाई देता है। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा, पेड़ की क्या करते हैं, सुंदरता को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पर आएंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फूल शाम होते ही चारों तरफ अपनी सुगंध फैला देते हैं। आप लोग को मैंने बताया हुआ था, जो पतंग होती हैं वो दोपहर में या सुबह इसलिए नहीं आती क्योंकि उन्हें पक्षियां न खा जाए। तो इसलिए जो फूल होते हैं वो शाम को अपने चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं, जिससे क्या आ सके, पतंगे आ सके। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पतंगों को आमंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है, पेड़ जो होते हैं अपनी संतान छोड़ जाने के लिए क्यों व्यग्र रहते हैं। मैंने आप लोग को बताया था, यदि पेड़ अपनी संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र या व्याकुल इसलिए रहते हैं कि उनकी पीढ़ी या उनकी जो अस्तित्व है वो हमेशा चलता रहे। जैसे हम लोग मनुष्य जगत में भी देखते हैं या फिर अलग उसमें भी देखते हैं कि हम लोग अपनी संतान को पैदा करते हैं, जिससे वो अगली पीढ़ी का निर्माण होता है, और जो हमारी जीवन की निरंतरता है वह बनी रहती है। यानी कि जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम जो पेड़ थे यहाँ पर गद्यांश में, वह अपनी संतान को इसलिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, विषाक्त वायु से आंगरक ग्रहण करते हैं। आंगरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। आप देखिए, जो आंगरक शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया। आंगरक जो होता है वह हमारा, जैसे आप देखते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तभी तो लोग पेड़ पौधे से जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधों के कारण ही ऑक्सीजन ले पाते हैं। जबकि CO2 जो होता है उसके लिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात में क्या करते हैं, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यानी कि आंगरक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, CO2 के लिए, ना कि ऑक्सीजन के लिए। क्योंकि दो ही ऑप्शन में लोग जाएंगे, या CO2 पे या ऑक्सीजन पे। तो लेकिन यहाँ पर विषाक्त की बात कही गई है। विषाक्त यानी कि हानिकारक पदार्थ, जो हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा किसे दी गई है। मतलब जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा किसके लिए दी गई है। आप देखते हैं, जब हम पारस पत्थर जो होता है वो किसी भी सोने में हम छुआ देते हैं, यानी कि स्पर्श करा देते हैं, तो वह क्या बन जाता है, लोहा। तो यानी कि उसने पारसमणि की संज्ञा किसके लिए दी गई है, ममता और स्नेह के लिए। कि हमारा किसी के प्रति जितनी भी ममता और स्नेह यानी कि प्यार होगा, वही जो है जीवन के लिए क्या होगी, उसकी खुशी होगी। नेक्स्ट है, परस का अर्थ क्या है। मैंने आप लोग को बताया था, परस का अर्थ होता है छूना या स्पर्श या छूना। नेक्स्ट है, अपरूप विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अपरूप यहाँ पर विशेषण एक प्रयुक्त हुआ होगा, आपने पढ़ा होगा अपरूप। देखिए, फिर इस अपरूप उपादान, ये देखिए अपरूप शब्द प्रयोग किया गया है। कोई भी जो हमारा क्वेश्चन आंसर होंगे उनका कुछ ना कुछ शब्द जो है आप लोग को गद्यांश में ही मिलेगा। उपरूप लिखा हुआ है। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह से सुंदर फूल खिलते हैं। यानी कि जो मिट्टी होती है उससे जब आप देखते कोई पेड़ पौधा जब शुरुआत में लगता है तो आप मिट्टी डालते हैं और पानी देते हैं तो वह बड़ा हो जाता है। फिर जब पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें फूल आने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर अपरूप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, मिट्टी के लिए। क्योंकि मिट्टी से ही तो पेड़ पौधे बड़े होंगे। जब पेड़ पौधे बड़े होंगे और उसमें हमारे क्या आ जाएंगे, फूल आ जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रफुल्लित में प्रत्यय। मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं शब्दों के बाद लगते हैं। तो हमें प्रफुल्लित में
प्रफुल्लित में प्रत्यय बताना है, हम इसको संधि विच्छेद कर देंगे। प्रफुल्ल प्लस इत, क्या कर देंगे? प्रफुल्ल प्लस इत। प्रफुल्ल एक हमारा शब्द होता है और शब्द के जो पीछे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गाछ वृक्ष से क्या तात्पर्य है? मैंने आप लोग को बताया हुआ था, गाछ वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ पौधे और परस का अर्थ होता है स्पर्श या छूना। चलिए हम लोग का गद्यांश कंप्लीट हुआ, अब हम लोग पद्यांश पर आते हैं। देखिए पद्यांश में कवि क्या कह रहा है। देखिए यदि आप लोग को पद्यांश का अर्थ या भाव नहीं समझ में आ रहा तो परेशान ना होइए, आप इसको जैसे हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं उसी लैंग्वेज में एक बार आप इसको पढ़ जाइए, तो आप लोग को खुद अंदाजा लग जाएगा कि हमें इसका अर्थ निकालने की कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। देखिए मैं आपको पद्यांश जो है पढ़ रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, जिस हिसाब से हम लोग लय बना के पढ़ते हैं उस हिसाब से नहीं, जैसे नॉर्मल हम लोग पढ़ेंगे कोई गद्यांश या पद्यांश को। देखिए, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, यानी कि जब सुबह होती है तो चिड़िया जो होती हैं उठकर खुशी के गीत गाती है कि सवेरा हो गया है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं, जो पेड़ पौधे की जो कलियां होती हैं वो अपने दरवाजा खोलकर धीरे धीरे क्या करती है? मुस्कुराती हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, यानी जो खुशी की लहर होती है वह घर से बाहर की ओर दौड़ लगाती है। जग के सृजनहार प्रभु, जो ईश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ खुशी के गीत गाती हैं, जब सुबह होता है तो आप लोग देखते हैं चिड़िया चहकाने लगती हैं, तो उनका चहकाना ही कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि वह खुशी के क्या करती है? गीत गाती है। और जो पेड़ पौधे की कलियां होती है वो दरवाजे खोल के यानी कि अपने कलियों को फैलाकर वह क्या करती हैं? मुस्कुराती हैं। और खुशबू की जो लहरें होती हैं, उनकी जो कलियों में जो खुशबू होती है वो बाहर की ओर दौड़ लगाती हैं। तब याद तुम्हारी आती है जब छमछम बूंद गिरती, जब बरसात की बूंदें गिरती है और बिजली चमचम कर जाती है। ये सब जो चीज़ें होती हैं आपके वर्षा के समय में होती हैं कि जब छमछम बूंद गिरती है और बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में, वन बागों में, जो हमारे मैदान होते हैं, बगीचा होते हैं और जंगल होते हैं, तब हरियाली लहराती है। यानी कि यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। जब वर्षा होती है तो छमछम बूंद गिरती है और आकाश में बिजली क्या होती है? चमकती है। मैदान में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है। जो हमारी ठंडी ठंडी हवा आप देखते होंगे जब बरसात होती है तो ठंडी ठंडी क्या होती हैं? हवा आती हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु, यानी कि फिर ईश्वर कहता है तब याद तुम्हारी बहुत आती है। जब ये सब प्रोसेस होते हैं तब आपकी बहुत याद आती है कि आपने वर्षा कराई, वर्षा से जो है छमछम की बूंदें गिरती हैं और बिजली चमचम करती हैं। मैदानों वन बागों में हरियाली आने लगती है और ठंडी हवा जो है हमें वर्षा में प्रतीत होता है। चलिए जितना आप लोग को पद्यांश समझ में आया तो ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और जिससे आपका और क्लियर होगा। देखिए पहला है, रचनाकार को प्रभु की याद कब आती है? घर में खुशियां आने पर, यहाँ पर खुशियों को कोई बात नहीं कही गई। वर्षा में भीगने पर, किसी आपदा के आने पर, प्राकृतिक सौंदर्य देखकर उसको प्रभु की याद आती है। जब वह देखता है कि सुबह चिड़िया उठी और खुशी के गीत गा रही हैं और कलियां जो होती है दरवाजे खोलकर अब मुस्कुरा रही हैं और खुशबू जो है अपनी चारों तरफ फैला रही है, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य हमारा है, जो प्रकृति की सुंदरता होती है, उसको देखकर प्रभु की कवि को क्या होती है? याद आती है। नेक्स्ट है, पद्यांश में प्रकृति की किस लीला का उल्लेख नहीं है? यानी कि प्रकृति में जितनी भी मतलब उसके ये समझ लो कि प्रकृति के कितने टाइप हो गए या लीला हो गई, उसमें ये बताइए कि इसमें किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया। कलियों का खिलना, देखिए कलियां यहाँ पर क्या हो रही हैं? खिल रही है, यानी कि इसका उल्लेख किया गया है। हवा का बहना,
हवा भी यहाँ पर बह रही है, ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों का चहकना, और यहाँ पर चिड़िया भी क्या हो रही सुबह सुबह चहक रही है, यानी कि गीत गा रही है। तो यहाँ पर कहीं भी ओस का गिरना की बात नहीं कही गई, यहाँ पर बूंदों की बात कही गई है, ना कि ओस की। अब इसके आगे है खुशियों के गीत कौन गा रहा है। आप देखिए कि पद्यांश में खुशियों के गीत कौन गा रहा है। कलिया दरवाजे खोल खोल, देखिए क्वेश्चन में है खुशियों के गीत कौन गा रहा है। कलिया गा रही हैं कि लहरें गा रही हैं कि चिड़िया गा रही हैं कि हवा गा रही है। खुशियों के गीत आप देख रहे हैं, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, यानी कि खुशी के गीत कौन गा रही हैं, चिड़िया गा रही हैं। नेक्स्ट सवाल, ठंडी हवाएं अपने साथ क्या क्या लेकर आती हैं। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ठंडी हवाएं अपने साथ क्या लाती हैं, मस्ती, यानी कि मस्ती मतलब उल्लास, खुशी। मस्ती का अर्थ होता है उल्लास या खुशी से। सुगंध तो लाती नहीं है ठंडी ठंडी हवा, न समृद्धि लाती है और ना ही प्रकाश, जबकि ठंडी हवाएं अपने साथ क्या ला रही है, मस्ती यानी कि उल्लास। नेक्स्ट है किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी कि हमारे पद्यांश में अलंकार को भी पूछ लेता है, कहीं कहीं रस को पूछ लेता है, तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस बेसिक ग्रामर की किए रहिएगा। मानवीकरण अलंकार, पहले देखिए मानवीकरण अलंकार होता क्या है। देखिए मानवीकरण अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें प्रकृति की सुंदरता को मानव के रूप में, मानव के जैसे प्रदर्शित करना, वो हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कोई भी मानव जो होता है दरवाजा खोलता है, उसी प्रकार कवि ने यहाँ पर कलिया दरवाजे खोल खोल कर, देखिए कलिया जो होती है वो दरवाजे नहीं खोलती, जबकि अपने जो उसके पंख होते हैं कलियों के, या उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या करती है, फैलाती है। जबकि यहाँ पर कलिया दरवाजे खोल खोल, यानी कि यहाँ पर हमने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार आप लोग जानते हैं कि मानवीकरण अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को मनुष्य की तरह प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पर आएंगे हम लोग। रचनाकार जो है प्रकृति के सौंदर्य को देखकर क्या हो रहा है, मतलब जो ये सब चीजें होती है तो इसमें रचनाकार किस क्या हो जाता है, चमत्कृत हो जाता है, यानी कि खुशी हो जाता है या आश्चर्य हो जाता है उसको। नेक्स्ट सवाल देखिए, आज आप लोग के गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन हुए, देखा कि हमने 20 मिनट से कम समय में सॉल्व किया। मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग को भाव आए या ना आए, लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए, उसके फिर ऑप्शन को देखिए, वो कहीं ना कहीं गद्यांश में लिखा होगा, तो आप लोग बिना गद्यांश और पद्यांश का भाव और समझ के भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग पेडागॉजी पर आते हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र। आप लोग को पता है कि शिक्षा शास्त्र से कितने क्वेश्चन आते हैं, 15, और हमारा लक्ष्य है कि 15 में कम से कम हमारे 12 प्लस होने चाहिए, और गद्यांश से पूरे 15 के 15 होने चाहिए, यानी कि हमारा सीटेट के हिंदी में कम से कम 27 नंबर तो आपके आने चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस हमारे माध्यम से भी कर रहे हैं, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस अपने माध्यम से घर में कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर, शिक्षा शास्त्र। ये पहला क्वेश्चन है, बच्चे में मातृभाषा के विकास को समानता माना जाता है। आप लोग को पता है कि जो मातृभाषा, हम जब मातृभाषा का विकास होता है वो हमारा कहाँ से होता है, परिवार से। जो परिवार में हमारी मातृभाषा यूज की जाती है वही हम लोग सीखते हैं, यानी कि जो हमारी मातृभाषा होती है हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, यानी कि भाषा का अर्जन करते हैं। आप लोग को पता है कि मातृभाषा हमारी सरल है, सहज है और स्वाभाविक है, और हम इसे वातावरण से ग्रहण करते हैं। तो उस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि मातृभाषा के विकास को हम क्या मानेंगे, भाषा का अर्जन, क्योंकि जो है हम ऑटोमेटिक सहज होती है और सरल होती है और सीख जाते हैं परिवार के माध्यम से ही। तो इसलिए क्योंकि इसमें हम किसी प्रकार का आत्मसातीकरण मतलब होता है ऐड करना, भाषा सीखना यानी कि लर्निंग। तो ये हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है, यानी कि दूसरी भाषा को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी दूसरी भाषा होती है टारगेट लैंग्वेज,
उसको हम लोग सीखते हैं, यानी कि अधिगम करते हैं, जबकि अर्जन हमारा मातृभाषा होती है। नेक्स्ट सवाल, बच्चा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ सुनता है। आप लोग देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होता है तो बस आरंभिक वर्षों में क्या करता है, कहानियाँ सुनता है। किस लिए? नैतिकता के लिए, भाषा सीखने हेतु निवेश के लिए, दोहराव तथा पुनरुत्पादन करने के लिए, अपने समाज के बारे में देखने के। देखिए आंसर तो देखिए ये भी सही हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग कहानियाँ सुनते हैं तो समाज के बारे में पता चलता है। किसी भी व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, मछली की कहानी सुनते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली कहानी सुनते हैं, तो उससे समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है और हमें नैतिकता का भी ज्ञान होता है। लेकिन मोस्ट जो बात होती है वह हमारी होती है भाषा सीखने हेतु निवेश। हम लोग कहानियाँ इसलिए सुनते हैं बचपन में या आरंभिक वर्षों में भाषा के सीखने में, ताकि जो हमें सुनाई दे रहा है वो बहुत आसानी से हमारे दिमाग में पुटअप हो जाए, इसलिए हम लोग उस कहानियों को सीखते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका कक्षा 5 में, मतलब एक कोई टीचर है, वो कक्षा 5 की क्लास ले रही थी, जिसमें उसने अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों को बहुत से वाक्य देती है। और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है। यानी कि जो शब्द है, तो जो हमारी शिक्षिका है वह इनको क्या बोलती है, विशेषता बताते हैं किसी न किसी चीज़ को, तथा उनमें इस विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है। तो जो उसने इन शब्दों को बताया शिक्षिका ने, और शिक्षार्थियों से कहा कि इन शब्दों का आप प्रयोग कीजिए। अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है और कहती है कि ये शब्द विशेषक कहलाते हैं। और उसने यह भी बता दिया कि जो ये शब्द होते हैं क्या होते हैं, विशेषक कहलाते हैं। तो यह रणनीति हमारी क्या कहलाती है? आप देख रहे हैं कि विशेषण जो होता है हमारा, यह एक व्याकरण का प्रकार होता है। यानी कि यहाँ पर शिक्षिका उनको क्या बता रही है, व्याकरण के बारे में अभ्यास करा रही है। यानी कि व्याकरण शिक्षण रणनीति, विशेषण शिक्षण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रणनीति की बात हो रही है। तो हमारी व्याकरण शिक्षण रणनीति की बात कही जा रही है। नेक्स्ट है, कौन सी विधि दोहराव वाले वह है? आप लोग देखते हैं व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है, व्याकरण अनुवाद विधि हमारी वह विधि होती है जिसमें किसी भी ग्रामर पोर्शन का हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, यानी कि अनुवाद करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि इंग्लिश में जैसे होता है वह, जैसे राम बाजार जाता है, हम इसका जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वह हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि के अंतर्गत। और बहुभाषिकता जानते हैं कि जहाँ पर दो भाषाओं का यूज हो या दो से अधिक हो, तो यह भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने विधि की बात कही कि जो दोहराव वाला अभ्यास। तो जो हमारा दोहराव वाला अभ्यास होता है वह श्रव्य भाषावाद में होता है। आप लोग कोई भी कहानी सुनते हैं, एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिससे राजा बहुत चिंतित था। आप लोग इस कहानी को सुनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर आप लोग को यही कहानी सुनाई दे जाएगी। तो यानी कि दोहराव हो गया, तो जिससे हमें किसका विकास होगा, श्रव्य भाषावाद का, हमें मतलब सुनने वाली भाषा का। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। क्या है, मैंने आप लोग को बताया कि बहुभाषिकता वह होती है जो मातृभाषा के साथ एक कोई अदर लैंग्वेज होती है। तो देखिए जितना संभव उतनी भाषा सीखना गलत, केवल मातृभाषा घर की भाषा सीखना गलत, क्योंकि जब मातृभाषा ही आप सीखेंगे तो आप वो बहुभाषिकता के अंतर्गत नहीं आएंगे। मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना, यानी कि हम लोग मातृभाषा सीखने के अलावा जो विद्यालय में आप देखते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा इंग्लिश होती है, जबकि जहाँ पर इंग्लिश भाषा ऑलरेडी बोली जाती है वहाँ पर दूसरी भाषा क्या होती है, हिंदी होती है। तो यानी कि हम मातृभाषा को भी सीखें और मातृभाषा के अलावा जो विद्यालय में पढ़ाई जा रही है उसको भी सीखें, और उसके अलावा और भी भाषाओं को सीखें, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, बहुभाषिकता। नेक्स्ट पढ़ाएंगे हिंदी भारत की क्या है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदी जो है हमारी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा, जबकि हिंदी जो है हमारी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। राजभाषा, राजभाषा मतलब होता है कि प्रत्येक राज्य की अलग अलग भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा का मतलब होता है पूरे नेशन की
एक भाषा। आप लोग देखते हैं कि हमारे यूपी में हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, जबकि केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो इसलिए भारत की जो हिंदी है वो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, क्योंकि इसमें एक राष्ट्रभाषा भी लिखा हुआ है, राजभाषा भी लिखा हुआ, शास्त्रीय भाषा लिखा हुआ और राजभाषा लिखा है। भारत की राजभाषा जो है 1965 में मानी गई थी। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को क्या समझा? क्यों हम लोग जो है विद्यार्थी जब पढ़ता लिखता है तो उसकी त्रुटियों को क्यों देखते हैं? उनके सीखने में बाधा, गलत, सीखने के लिए संकेत। देखिए, त्रुटि सुधार के लिए संकेत, इससे कोई मतलब नहीं होगा, सीखने के लिए संकेत। जब आप कोई विद्यार्थी लिखेगा पढ़ेगा उसमें हम लोग त्रुटि निकालेंगे तभी तो वह आगे देखेगा कि दोबारा वह गलती दोबारा नहीं करे। यदि आप लोग त्रुटि सुधार के लिए केवल उसको आकलन करें तो उसका कोई औचित्य नहीं है। सीखने के लिए हमारी जो त्रुटियां निकलती हैं तो सीखने के लिए संकेत करती हैं। यदि त्रुटियां नहीं निकलेगी तो बच्चा सीखेगा नहीं, जब बच्चा सीखेगा नहीं तो हमारी जो लर्निंग है वो प्रभावी नहीं होगी। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरता है। यानी कि अच्छे लेख की बात कही गई है तो यानी कि हमारा लेखन उपागम का प्रयोग किया गया है। मैंने आप लोग को बताया है कि 4 प्रकार के होते हैं, सु, बो, पाली। सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। तो यहाँ पर लेख के विकास की बात कही गई है तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? लेखन का प्रक्रिया उपागम, क्योंकि यहाँ पर लेखन की ही, देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूजन होंगे ए और डी में। ए में लिखा हुआ है लिखने का उत्पाद उपागम, फिर लिखा है लिखने का प्रक्रिया उपागम। देखिए, उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि हम उसकी कोई भी चीज लिखने की शुरुआत कर रहे हैं वह हमारा क्या कहलाएगा? लिखने का उत्पाद। जब हम लोग कई चरण से गुजर जाते हैं वह हमारी क्या कहलाती? प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिखने की प्रक्रिया उपागम, ना कि लिखने का उत्पाद उपागम। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी पुस्तिकाओं में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते। भाषा सीखने में अवस्था क्या कहलाती? आप लोग देखते हैं जब हम लोग छोटे होते हैं तो दीवार और फर्श और ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? रेखाएं अपने मन से खींचने लगते हैं। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? यह अवस्था हमारी कहलाती है स्क्रिबलिंग। प्रारंभिक साक्षरता वह साक्षरता होती है जो हम घर से सीखते हैं, जैसे का, खा, गा, इन शब्दों का प्रयोग। लेखन कौशल वह होता है जिससे हम पूरी लिखने की कला को जानना हमारा क्या कहलाता है? लेखन कौशल। ग्राफिक विकास, यानी कि जब हम ग्राफ के माध्यम से किसी चीज को पढ़ते हैं वो हमारा ग्राफिक विकास कहलाता है। जबकि जो हमारी तिरछी रेखाएं खींचते हैं स्क्रिबलिंग कर होती है, और हम लोग ये हड़बड़ी में या घबराहट में इन रेखाओं को खींचते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग का सीटेट में इतनी बार रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन और सेम आंसर लिखा मिल गया है। सीखने का आकलन मतलब होता है केवल संकलात्मक संकलन से। सीखने का आकलन का मतलब होता है संकलात्मक संकलन। आप लोग कहीं भी देखिए सीखने का आकलन लिखा हो तो आप संकलनात्मक आकलन पर ही जाएंगे। ये आप क्वेश्चन सीधे याद कर लीजिए कि डी नंबर ही इसका, डी क्या? संकलनात्मक इसका आंसर होता है सीखने का आकलन। यदि एक बालक किसी भाषा का अच्छा पाठक, अच्छी पाठिका है तथा दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा की पाठक हो सकता है तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग को यदि एक लैंग्वेज आती है, एक लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज भी जानता है, तो आप इसके कहेंगे कि जो हमारे कौशल होते हैं 4, तो हम लोग कौशल का क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि हमें हर प्रकार की लैंग्वेज आती है इसलिए हम चारों कौशलों का अध्ययन करना जानते हैं। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा? कौशल का अंतरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 2 उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं? देखिए, उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक। आप लोग को पता है कि निदानात्मक परीक्षण के बाद हम लोग क्या करते हैं?
उपचारात्मक करते हैं। उपचारात्मक शिक्षा के हमें उद्देश्य बताना है कि क्या होंगे। देखिए, पहला उपचारात्मक शिक्षा विद्यार्थियों को सीखने के लिए बेहतर बनाता है। बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो हमारा उपचार हम लोग देते हैं किसी विद्यार्थी को, तो उसको जो सीख रहा है उसको और भी बेहतर बनाता है। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए है, बिल्कुल गलत बात है। उपचारात्मक शिक्षा जो होता है वह बच्चों के लिए बनाया गया है, यहाँ पर शिक्षकों के लिए कोई बात नहीं कही गई। उपचारात्मक शिक्षा शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए, यह भी बात नहीं है। शिक्षार्थी को सीखना जो सीख रहा है उसको और भी बेहतर करने के लिए हम लोग उपचारात्मक शिक्षा का यूज करते हैं। उपचारात्मक शिक्षा अभिभावकों के लिए है कि वे जाने कि कुछ शिक्षार्थियों को सुधार की आवश्यकता क्यों है। ये बात भी इसकी सही है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षा जब तक अभिभावक जानेगा नहीं कि उसके बालक को किस चीज़ में या छात्र को किस चीज़ में कमी है और उसको सुधारने की आवश्यकता है, तो वह उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और चौथा, यानी कि बी ऑप्शन, ना कि ए। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूह में बांट दिया। मतलब एक कोई अध्यापिका अब एक कक्षा में पढ़ा रही है, उसने 5 समूह में पूरे को बांट दिया, जिसमें से प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी, यानी कि जो समूह उसने बनाया है उसमें क्या है, 5 शिक्षार्थी है। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे। जो शब्द ढूंढ रहा है 10 से 15 ढूंढ रहे हैं, लेकिन किस किस चीज के ढूंढ रहे हैं, उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश से संबंधित, यानी कि जो यह सब चीजें इनके बारे में उसने घूमने के लिए शब्द ढूंढने के लिए बोला। तो यहाँ पर कहा गया कि अध्यापक ने यहाँ शब्दावली शिक्षण की कौन सी प्रविधि का यूज किया है। शब्दों का वर्गीकरण, इसमें तो आप लोग बता नहीं सकते 5-6 चीजों का। थीम आधारित शब्दावली, यस, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीम आधारित शब्दावली। थीम आप जानते हैं थीम क्या होती है, ईवीएस में आप लोग ने पढ़ी होगी कि ईवीएस में कितनी थीम है, 6, जिसमें जो एक होती है जल, एक होती है यात्रा, एक होती है पेड़ पौधे, एक होती है छाया शेल्टर, और एक होती है भोजन। पेड़ पौधे हो गए, भोजन हो गए, जल यात्रा एक और होती है। यानी कि जो इसने शब्द घर, विद्यालय, सड़क, भूमि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, थीम आधारित शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का क्या विशेष श्वास है। आप लोग जानते हैं कि हमारे सिलेबस में सीटेट में कितने रचनावादी हैं, जीन पियाजे, ये हमारे रचनावादी मनोवैज्ञानिक है। लेव वागिस्की, और कोहलबर्ग। रचनावाद क्या होता है, रचनावाद का मतलब यह होता है कि जो बच्चा हमारा एक्टिव रहे, मतलब जिज्ञासु हो, ये नहीं कि बच्चा शिथिल हो, वह अपना कोई भी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो उसने कहा है कि हमारा रचनावाद का क्या विश्वास है, सीखना व्यक्तिगत विशेषता है, गलत। सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते, यह भी बात नहीं कही गई। सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है, गलत बात है। मनोवैज्ञानिक घटना नहीं, जब तक शिक्षार्थी उसको समझाएगा नहीं तो विद्यार्थी कभी भी सीख नहीं सकता। सीखना सामाजिक निर्मित है। आपने पढ़ा होगा कि जो लेवाइगस्की मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि सब सीखते हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया से है। सीखना हमारा क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। जब हम लोग समाज में एक्टिविटी करते हैं तो हम उससे सीखते हैं। तो यानी कि सीखना जो होता है हमारा क्या है, सामाजिक निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा सेट लेकर आऊँगा। जो सीटेट पिछले साल ऑनलाइन जो पेपर हुआ, जो हार्ड शिफ्ट थी, उसका मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा हिंदी में। आप लोग एग्जाम विद मी परिवार के साथ इसी टाइम बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।